सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी हालात सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जानिब से अखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तय होना बाकी है कि शदीद इंतशार और बहरान के मौजूदा दौर के बाद हालात का ऊँट किस करवट बैठेगा। यहाँ पर यह जिक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि 27 को जलसे में वज़ीर आज़म ने ख़त लहराया था और ये कहा था कि इस ख़त में लिख कर हमें धमकी दी गई है। मेरे पास वो ख़त है और वो सबूत है। आज असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उसी ख़त का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो ख़त या वो मरासला, वो धमकी आमेज़ मरासला जिसमें जो अहम किरदार है वो नवाज शरीफ का है और ये बैरूनी साजिश है और अदम एतमाद का और बैरूनी साजिश का आपस में गठजोड़ है। तो उन्होंने जो जिक्र किया और ख़ास तौर पे हमेशा से ये जिस तरह कहा गया और जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी भुट्टो का जिक्र करके फिर उस ख़त को दिखाया और ये कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत का बयानिया है कि इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है, बैरूनी साजिश है। वो लोग जो नहीं चाहते कि इमरान खान रहे वो लोग बैठे हुए हैं और कईयों से डोरियाँ हिला रहे हैं और अब नवाज शरीफ को कह दिया है कि बड़े आलाकार हैं वो। तो होना क्या है कि पंजाब के मामलात संभालते संभालते भी मरकज़ के मामलात नहीं संभल पाएंगे। तो इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन दिखा देते हैं कि असद उमर ने क्या कहा, सुनिए। तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब ज़रा सा मोटा मोटा जाहिर है कि इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल ज़िक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। तो ये बड़ी एक गौर तलब बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद ये मुरासला भेजा गया। और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि ये सारा मामला, ये खत जो है वजीर आजम चीफ जस्टिस को पेश भी कर सकते हैं मुल्क के बड़े होने की हैसियत से। तो ये एक मामला है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह तब्दीलियां आ रही हैं और उस्मान बुज़दार जिन्होंने ख्वाह इमरान खान की वफादारी में इस्तीफ़ा दिया हो या पार्टी को किसी बड़ी बदहवासी से बचाने के लिए इस ओहदे की कुर्बानी दी हो, लेकिन दूसरे तहरीक अदम एतमाद पेश होने के चंद घंटे के अंदर ही पंजाब की वजारत आला छोड़ने का ऐलान करते हुए मुल्क की आइनी और पार्लिमानी निज़ाम और असम्बली में अपने खिलाफ अक्सरियत का एहतराम करते हुए जिम्मेदारी और वक़ार का मुजाहरा किया। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद सबसे अहम कुन मरहला अब सिंध का है जो कि बाकी है और ज़ाहिर सारी नज़रें हुकूमत और अपोजिशन की इस वक्त MKM पर जमी हुई हैं। मगर अब देखना ये होगा कि MKM वज़ीर आज़म का साथ देती है या फिर अपोजिशन का साथ देती है, अपनी कराची में गिरफ्त को मजबूत करती है। हुकूमत के साथ 3.5 साल गुजारने के बावजूद भी MKM क़यादत के लबों पर हमेशा ही हुकूमत के खिलाफ गिले शिकवे नजर आए हैं। क्या ये एक इजाफी वजारत लेने के बाद ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे? कराची MKM का होम ग्राउंड है जहाँ पर अपनी मानस दिखाने के लिए बल्दियाती इख्तियारात का हुसूल MKM की अव्वलीन तरजीह है, मगर पीपल्स पार्टी का साथ दिए बगैर ऐसा करना नामुमकिन है। अब MKM करती क्या है? अपने बंद दफातर खुलवाने, लापता अफराद की बाजियाबी और दीगर मुतालबात तो पहले ही पेश कर चुके थे, लेकिन ज़ाहिर पर तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर कर पाएगी या ये तहफ़्फ़ुज़ात समझती है MKM कि उनके अपोजिशन दूर कर सकती है? तो अभी तक मामला 50-50 का है।
होने क्या जा रहा है और फिर ये आलमी साजिश का मामला, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मियाँ इमरान मसूद साहब भी मौजूद हैं, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में हमें मुस्लिम लीग नून के भी तर्जुमान जो हैं, नुमाइंदे जो हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर जाएंगे ताकि हम उनसे भी बात कर सकें, क्योंकि बराह रास्त जो नवाज शरीफ पर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, उसको कैसे देखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि अभी जो करंट मामला है वो है उसी ख़त का जो वज़ीर आज़म ने लहराया ज़रूर लेकिन आवाम को दिखाया नहीं। उस ख़त का तस्करा आज असद उमर साहब कर रहे थे और उन्होंने कहा यह आलमी साजिश का हिस्सा है, ये अदम एतमाद का मामला और ये इन दोनों का गठजोड़ है और नवाज शरीफ है आलाइकार। तो ये कब पेश किया जाएगा चीफ जस्टिस को और हुकूमत क्या इसके लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाने का भी फैसला करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, राब्ता मुनक़ता हुआ। जब तक हम इमरान साहब से बात करते हैं। इमरान मसूद साहब, गो के अब आपको ज़ाहिर है हुकूमत ने कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब को कर दिया है वज़ीर आला पंजाब का, और अब आपके लिए कितना चैलेंज होगा कि एक तो वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही साहब को मुंतखब करवाया जाए, फिर वो नाराज़ अरकान, चाहे वो तरीन ग्रुप हों या दीगर नाराज़ अरकान हों, उनको भी मना के लाया जाए और मरकज़ में हुकूमत बचाई जाए। ये कैसे करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और इतने कम वक्त में कैसे करेगी? जी थैंक यू। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, PTI के साथ सारी बातचीत हुई और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। बहुत से अरकान जो थे PTI के जो जमात में थे वो ये कहते थे कि बुज़दार साहब को जो है वो चेंज किया जाए और किसी नए चेहरे को लाया जाए। तो हमारा राब्ता तरीन ग्रुप्स के साथ पहले भी था, अभी दोबारा हुआ है, और जो अलीम खान साहब से भी राब्ते में हम आए तो उनसे भी बातचीत होगी है। तो और चौधरी परवेज़ इलाही का जो कैंडिडेचर है उनकी, देखिए जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने 210 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो नून लीग के हलकों में भी उनकी एक पजीराई है पीपल्स पार्टी। सर लेकिन ये राब्ता तो जो आपने पहले किया था तरीन ग्रुप से, उस वक्त आपको ऑफर हुकूमत ने नहीं ऑपोजिशन ने की थी, अब हुकूमत ने ऑफर की है, इस पर कैसे मानेंगे वो? देखिए मुझे अब आपकी आवाज़ टूट रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है पहले सिचुएशन और थी, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड नहीं थे चौधरी परवेज़ इलाही, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऑपोजिशन PDM की तरफ से ऑफर्स आ रही थी कि आप हमें ज्वाइन कर लें या आप उससे कैंडिडेट बन जाएं। अब जो है ये सिनेरियो चेंज हो गया है। अब जो है ये सूट करेगा जहांगीर तरीन को भी और अलीम खान साहब को भी कि एक पार्टी जो है वो उसको दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, विद इन द पार्टी रह के जो है उनकी डिमांड्स सही हैं और मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है। इमरान खान साहब के साथ भी उनके जो मरासिम है वो उस पर भी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अब चौधरी परवेज़ इलाही के पास सारी जिम्मेदारी आ गई है, जो कि वफाक में भी हेल्प करेंगे और सूबे में भी वो हेल्प करेंगे, पूरी हुकूमतों को बचाना भी और हुकूमतों को बनाना भी। सर लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी इमरान साहब, एक चीज़ क्लियर ज़रा करें कि ये जितना भी सारा मामला है इसमें हमने तारिक बशीर चीमा साहब का इस्तीफा भी देखा, तो काफ लीग के अंदर तो कोई इख्तलाफात नहीं है इमरान खान को वोट देने के हवाले से? नहीं, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारी पार्टी भी इसीलिए अपना सोच रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी वो ये कहते थे कि उनके इश्यूज थे इमरान खान साहब के साथ, चीमा साहब के इश्यूज थे, वो आज भी इसी पॉइंट पे वो डटे हुए हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चलें जरा इस पर मैं चाहूंगी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सेनेटर राना मकबूल साहब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़ाहिर है अभी असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी ने जो अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उस ख़त का जिक्र किया जो वज़ीर आज़म ने जलसे में लहराया था,
उन्होंने कहा ये बैरूनी साजिश है, इसमें धमकी जो वज़ीर आज़म को दी गई है और ये बैरूनी साजिश तहरीक एतमाद का गठजोड़ है। नवाज शरीफ आला कार हैं उसमें, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो एक समरली बात कर देनी विदाउट रीजनिंग, विदाउट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एलिगेशंस लगा देना। वो बहुत बड़ा लीडर है, अब उसको उसकी पोजीशन ख़राब करने के लिए ये बात कर देना। मैं चूँकि प्रोफेशनल हूँ, इन कामों को थोड़ा बहुत अपने मकतबू समझता हूँ। ये मुझे बताएं, इनको ये लेटर किसने एड्रेस किया है? ये लिखने वाला कौन है लेटर? वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को दिखा देंगे। और फिर ये ज़माना कौन सा लेटर का है? ये नहीं, वो दिखाना जा क्या उनको, उन मतलब एक सीनियर तरीन आदमी को, ये तो ऐसे एक गिमिक्स हैं। सच्ची बात तो ये है, आजकल का कोई ज़माना नहीं इस तरह के लेटर्स का कि इस तरह कम्युनिकेशन हो। पेपरलेस कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये कोई बात करने वाली है? किस ज़माने की ये बात करते हैं? और दूसरी बात ये, मेरा सवाल है एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस साइंस ऑफ फोरेंसिक कि मुझे बताएं ये लेटर लिखा किसने है? किसने लिखा है लेटर? कभी इस तरह के लेटर इस तरह भी लिखे जाते हैं? ये सारी की सारी बात जो है उस वक्त तक कंकॉक्टेड रहेगी। ये दे पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, मुस्लिम लीग के लोग भी रखे, सारी पार्टियों को रखे, उनके सामने लेटर लिख के उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और बाहर से भी अपनी एम्बेसी से भी इसकी कम्युनिकेशन करें। अब डरने की क्या बात है? ये लेटर आ गया, आप कहते हैं कि हम बहुत दलेर आदमी, तो डरते क्यों इतना? लेटर आ गया तो एक्सपोज करो जिन्होंने लिखा है, लेके आओ ना। नवाज शरीफ को अमेरिका का प्रेसिडेंट है या रूस का प्रेसिडेंट है या चाइना का प्रेसिडेंट है? आपने झूठे मुकदमे उसको करके बुजुर्गी में उसके साथ जो किया है, मरने से जान बची है, अब कब तक उसके पीछे आप लगे रहेंगे? उसकी पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हो रही, अच्छा बल्कि ज़्यादा हो रही है। आपने 16 इलेक्शन लड़े हैं, हुकूमत आपकी, हर तरह का जबर आपने किया। 16 बाई इलेक्शन लड़े, 15 में आप हार गए हैं। आप जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हार गए हैं, आप वो मौलवी साहब से हार गए हैं वहाँ KPK में। आप करते क्या हैं कि अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें। और ये जो होक्स के जी हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया, अब मैं आपको याद कराऊं, उस वक्त भी इससे बड़ा जलसा हुआ था यादगार पाकिस्तान में। उस वक्त तो जनरल शुजा पाशा इनके साथ थे हर लिहाज से, आपको याद होगा। ये 2011 30 अक्टूबर 2011, तो क्या हुआ था 2013 में जो इलेक्शन हुआ था? क्या हुआ था कि स्वीप कर गए थे। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये होक्सेस में रहना, गिमिक्स में रहना, रियलिस्टिकली चीज़ों को ना करना। चले आप ये कह रहे हैं कि रियलिस्टिकली नहीं समझ रहे चीज़ों को, रियलिटी कुछ और है। सर पॉइंट टेकन, किसी स्टेट्समैन का एग्जैक्टली मैं आपकी पॉइंट का जवाब लूंगी। नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहब आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या हम इस बात से अवेयर नहीं है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं? पाकिस्तान में कितनी दफ़ा हुई है, मुझे बताइए। लियाकत अली खान ने मना किया कि वो किसी पॉलिसी पे अमल नहीं करेंगे, रूस जाने वाले थे, उससे पहले 2 हफ्ते पहले उन्हें मरवा दिया गया। भुट्टो ने ख़त लहराया कि ये ख़त मुझे सफ़ेद हाथियों ने भेजा है, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ हम जानते हैं। फिर अब एक आदमी आया है जो खड़ा है, जो सीधी बात करता है, जो कह रहा है कि मैं अपना मुल्क नहीं दूंगा ड्रोन हमलों के लिए, मैं अपने हवाई अड्डे नहीं दूंगा। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हम अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं एक आदमी को बुढ़ापे में उसके साथ ये किया हम लोगों ने। हमने क्या किया? हमने पानामा लीग बनाई थी, हमने उसको कुछ किया था, हमने मुकदमे दर्ज किए थे। इनका ख्याल ये है कि 12 दिसंबर को जो कराची में जलसा हुआ था और उससे पहले लाहौर में जलसा हुआ था, क्या उसके बाद PTI स्वीप कर गई? PTI स्वीप कर गई। उस वक्त PTI के साथ बेइंतहा गलत रिगिंग हुई थी जिसकी वजह से हम लोग हारे। वो धरना क्यों हुआ था 126 दिन का? सिर्फ यही था ना कि 4 हल्के खोल दिए जाए। वो हल्के नहीं खोले गए और जब वो खुले तो उन सब में नजर आया कि किस कदर बेईमानी और रिगिंग हुई है। ठीक है, आप हुकूमत करते रहे, जो भी करते रहे, उसके बाद ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है कि पानामा लीग आया और बात आगे चली, वरना तो कुछ भी नहीं था। आप हुकूमत कर रहे थे, आराम से धमाके हो रहे थे, कभी स्कूल में हो रहे थे, कभी क्वेटा के जजेस मर रहे थे। इतने वकील मरे कि 110 साल में वो पैदा होंगे। ये इनके ज़माने की बातें हैं। फिर उसके बाद ये जी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े मुहिब वतन हैं, बिल्कुल
मुहिब वतन अगर इस तरह के होते हैं कि इंडिया जाके वो कहें कि मेरे ऊपर कारगिल, मतलब मुझे भी नहीं पता था कारगिल का किस तरह हमला कर दिया, लेकिन ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें और ये खत, अभी हम इस खत की बात कर रहे हैं ना, ये खत जिसमें कह रहे हैं आप, ये खत, हाँ जी, तो ये साबित करेंगे ना, वो तो मांगेंगे सबूत आपसे। हाँ बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। हाँ। लेकिन क्या वो उस तरह उनको दिखा दे और उसके बाद जो कुछ भी हो, एक आदमी जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाह रहा है वो गोली का निशाना हो और खत्म हो गया। हम जो रीजनेबल लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है, इनको दिखाने का क्या फायदा होगा। मारने की धमकी दी गई है उस खत में। हाँ बिल्कुल, और उनका खतरनाक नतायज होंगे इसके, अगर वो अदम एतमाद में आप नाकाम हो गए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्या होंगे। इमरान खान के अलावा मुझे बता दें, प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन है ऐसा जो इस मुल्क को वहाँ पे लेके गया है जहाँ इंटरनेशनली उसकी इज्जत है, जहाँ इस्लाम का उसने बोलबाला किया है, जहाँ पे कश्मीर के लिए वो बोले, जहाँ पे फलस्तीन के लिए बोले। लोगों ने ये छोटी बात तो नहीं है, एग्जैक्टली ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब ये चीफ जस्टिस सामने पेश करने का बोल रहे हैं, तो कब करेंगे? ठीक है, देखें जब चीफ जस्टिस साहब कहेंगे तो करेंगे। टीवी पे ही पढ़ रही थी, हाँ बिल्कुल जाहिर है वो देंगे, वक्त देंगे, जो भी करेंगे उनको ले जाके पेश किया जाएगा। इस चीज़ को छुपाया नहीं जा रहा, आवाम को भी थोड़ी बहुत हिंट दे दी है आज असद उमर ने और फवाद चौधरी ने बैठ के। इसमें गलती और झूठ की बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से होता है। एक हमारा न्यूक्लियर जो एसेट है उसके पीछे लगे हुए हैं सबके सब, इसराइल हो चाहे इंडिया हो चाहे US हो या जो भी हो, वो सब चाहते हैं। तो इसमें तो फिर सारी सियासी जमातों को एक होना चाहिए ना, एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल इस पर तो सारी जमातों को एक होना चाहिए। वतन है, हाँ। अगर ये मुहिब वतन नहीं, किसी के मुहिब वतन होने पर तो आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते। देखिए हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या इनके एक्शन दिखा रहे हैं, क्या इनकी ये चीजें बता रही हैं? आपको पता है कि यूक्रेन के साथ क्या हुआ है? उसके पास बेइंतहा मटेरियल था बॉम्ब बनाने का, सब कुछ करने का। US ने कहा कि आप जाया कर दो, हम आपकी मदद करेंगे। कौन कर रहा है उनकी मदद? सही है। तो ये देखिए बड़ा हसास मामला है, इस तरह के हसास मामलों पर ना सियासत नहीं होती, इस मामले पर सब एक इकट्ठे होते हैं और होना भी चाहिए। राणा साहब होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये मुल्क की बात है, पाकिस्तानी कौम है बस, ठीक है, ये मुल्क की बात है, मुल्क के वजीर आजम की बात है। अगर उनको धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि नुसरत साहिबा कह रही है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो फिर इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर बात करनी चाहिए ना, अलग अलग जमात भी नहीं होनी चाहिए इस पर। तो जी बिल्कुल ठीक है जी। आप पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो यही तो मैंने अर्ज़ किया है कि आप लें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं। आप इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बैठें सारे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर किसी ताकत ने बजवाया वो भी सामने बात आ जाएगी। तो अब आप इस बात को खोलें ना। अब ये इशारों को में तो काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं जी वो दलेर है तो दलेरी से आएँ सामने। हमारे तो लीडर ने ये भी कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम इसको देखेंगे, लेकिन कोई बात को पहले सच्चा तो साबित कर रहे हैं। ऐसे ये कहानियाँ, क्योंकि आप लोगों ने मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा जो है मुबालगा राय की है हर बात में, अपने इकनॉमिक प्लान्स में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स में, अपने रिफॉर्म्स में, पुलिस रिफॉर्म्स में, हर तरह की रिफॉर्म्स में कोई चीज़ भी आपने सच्ची नहीं की। इसलिए आपका क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बराह करम ले आए वहाँ, हम भी लोग पार्लियामेंट में बैठे होंगे तो इंशाल्लाह हम कुछ लोग। ठीक है, आप पार्लियामेंट की कमेटी बनाने की बात करें। जरा मैं मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ भी ले लूं, पता तो चले। सही है, बात क्या सही है, वक्त की थोड़ी कमी है। तो इमरान मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग काफ इस मामले को कैसे देख रही है? ये बैरूनी साजिश, बैरूनी हाथ का मुलव्विस होना, बैरूनी फंडिंग करना, इस सारे मामलात पर आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, साफ ज़ाहिर है काफ जो है वो मुस्बत अंदाज में इसको हैंडल करेगी और हमारा मौक़िफ़ ही होगा कि पाकिस्तान को जो भी कंट्री थ्रेट करती है या कोई साजिश है तो उसको सबको मिलकर जो है उससे निपटना होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जिस लेटर है इमरान खान साहब ने कि साफ ज़ाहिर है इतने बड़े मजमे में और ओपनली उन्होंने जिक्र किया, तो कोई ना कोई तो इसमें ताकत होगी इस लेटर में। इस लेटर को अगर थ्रेश आउट कर लिया जाए और इसके लिए तमाम सियासी पार्टीज को या पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन कर ली जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप भी यही मशवरा देंगे? ऑन ओथ है, अगर वो ऑन ओथ है तो आई डोंट नो उसका क्या बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद उमर ने और फवाद चौधरी साहब ने, तो उसमें भी
बिटवीन द लाइन्स ही सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या लेटर है और क्या हो रहा है। ठीक है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, साफ ज़रा सारी सियासी जमातें, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की सालमियत का साथ ही देगा हमेशा, कोई खिलाफ तो नहीं जाएगा। सही है। नुसरत साहिबा, बस आखिर में आप ये कह दें कि ये मुतालबा जो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून करी, इमरान साहब ने कहा कि कमेटी बना लें, मुस्लिम लीग खाफ का भी यही मौक़िफ़ है, इमरान साहब कह रहे हैं बिल्कुल कमेटी बना लें, इस मामले पर तमाम जमातों को बिठा लें इकट्ठा करके। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन पहले चीफ जस्टिस से बात हो जाए। वो क्या कहते हैं वो देख लें, चेक कर लें, और उसके बाद फिर अगर वो मशवरा देंगे कि आप जाएं असेंबली में सॉल्व करें इस मसले को, या एक्सपोज करें, या जो भी करना है वो करें, तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। क्योंकि अदालत की बात कभी नहीं टाली हम लोगों ने, जब भी उन्होंने कोई चीज़ कही है हमने जरूर मानी है उसको। तो अदालत के ही मशवरे पे अमल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है, सेंसिटिव मामला है, इस तरह एक्सपोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपको नुसरत वाहिद साहिबा, सेनेटर राना मकबूल साहब और इमरान मसूद साहब से बहुत शुक्रिया। तमाम मज़रात का। नाजरीन, प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कराची की सड़कों पर चलते हुए डंपर लोगों के लिए मौत का सामान बन रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन आज फिर एक दफ़ा हम ये देख रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। कराची का इलाका है 2 मिनट की चौरंगी, जहाँ पर यह पेश आया। डंपर के नीचे एक मोटरसाइकिल सवार दबकर जाँ बहक हो गया। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना देखने में आ रहे हैं। ये डंपर जिनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है डंपर नहीं कोई जहाज़ है, और ये अभी आप देख भी सकते हैं किस तरह मोटरसाइकिल इस डंपर के नीचे दबी हुई है। शुएब बर्नी हमारे साथ बात करते हैं। शुएब, ये क्या हो क्या रहा है? ये डंपर एक तो अपने वक्त पर बाहर नहीं निकलते हैं, वक्त से पहले बाहर होते हैं, और फिर इस तरह के रोज़ाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जी सुमैया साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये डंपर जो है इस वक्त कराची के शहरियों की और ख़ासकर मोटरसाइकिल सवारों के जानलेवा दुश्मन बन चुके हैं। कई मोटरसाइकिल सवार हादसा के नतीजे में मफलूज मोहताज हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं, और कहीं अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। आज भी ये जो हादसा पेश आया है, मैं उस हादसे के मुकाम पर गया, मैंने वहाँ जाके देखा तो ये डंपर ड्राइवर 4K चौरंगी जो कि सुरजानी टाउन के करीब है, वहाँ से मोटरसाइकिल सवार को रगड़ता हुआ, घसीटता हुआ, अपने नीचे रगड़ता हुआ सड़क पे लेके आया, और जब 2 मिनट चौरंगी के पास पहुंचा तो लोगों ने इसको रोका और फिर ये उतर के ड्राइवर इसका फरार हो गया। पीछे से पूरे खून के निशानात थे जब बंदा घसीटता हुआ चला आया, और फिर उस बेचारे की टांग कट गई, माजूर हो गया। 21 साल नौजवान आहत था जो इसकी जद में आया। और अमूमन यही होता है कि ये जो डंपर माफिया है, ये हादसे करके ड्राइवर फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद इनके जो यूनियन होती है वो पुलिस वालों से मुकमुका करते हैं, पैसे देते हैं और अपने डंपर्स को छुड़वा लेते हैं। आज भी जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। ये सवाल मेरा ये है कि ये होता क्यों है, इसी पर बात करेंगे। अहमद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक कराची। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि डंपर है या हैवी ट्रैफिक है, इनकी टाइमिंग्स हैं, ये उस टाइम से पहले सड़कों पर कैसे आते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इस तरह से है कि हमने टाइमिंग मुख्तस की हैं हैवी ट्रैफिक के लिए प्रोहिबिटेड आवर्स बनाए हैं, जो कि सुबह 7 से 9 और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक हैं। और जब से हमने इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है तो इस दौरान जो है वो हादसात में कमी भी आई है। आज का जो हादसा हुआ है वो तकरीबन 10:15 और 10:30 के दरमियान का वाकया है, जो कि प्रोहिबिटेड आवर्स नहीं था इसके लिए। और ये उस टाइम पे, और उसमें देखें इन गाड़ियों को मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी दोनों तरफ से है। जो डंपर के मालिकान हैं उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो न सिर्फ इस टाइमिंग को फॉलो करें, बल्कि उनके जो ड्राइवर हैं उनके पास प्रॉपर HTV हैवी ट्रैफिक ड्राइव करने के लाइसेंस हों, और उसके अलावा वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो। सर सवाल ये है कि इनको चेक कौन करता है? सर सॉरी टू कट यू, लेकिन उनको चेक कौन करता है? मैं रोज़ाना ड्राइव करके जाती हूँ यहाँ से अपने घर, और मैं खुद देखती हूँ कि डंपर ना सिर्फ तेज़ रफ्तारी से भगा रहे होते हैं अपने डंपर को, बल्कि अक्सर इनमें रेसिंग हो रही होती है और कोई पूछने वाला नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनको रोक के पूछे कि आप इतना तेज़ क्यों चला रहे हैं, इनके कागजात चेक कर ले। जी, मैं इस सिलसिले में गुजारिश करता हूँ कि जब से हमने ये 22 तारीख से ये हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किए हैं अपने ये प्रोहिबिटेड आवर्स,
और अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो पिछले ये 5-6 रोज के अंदर हमने 71 डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके ऊपर FIR भी की है, ड्राइवर अरेस्ट भी किए हैं और उसके अलावा उनकी गाड़ियां भी बंद की हैं। तो वी आर ऑन। सर एक आखिरी चीज, वक्त की कमी है, फिर मैं आपको शुक्रिया कह दूंगी। क्या कोई अलग रूट नहीं होना चाहिए इन हैवी ट्रैफिक के लिए? देखें, रूट तो जब शहर में कहीं भी पहुंचना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रूट मुख्तस कर दें और उसी पे जाएं, क्योंकि आगे उन्होंने जो भी डिलीवरी करनी है वो कहीं ना कहीं शहर के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में, बिल्डिंग्स के अंदर उनको पहुंचना होता है। तो अल्टीमेटली उनको तमाम रूट्स पे आना ही पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ ये है कि टाइमिंग जो है वो फॉलो कर। ज़ाहिर सर वो आप लोग ही करवा सकते हैं, तो अपील है कि ज़ाहिर इस पे करवाया जाए मुकम्मल तौर पर अमल दरामद, ताकि लोगों की ना खेलें। बहुत शुक्रिया आपका अहमद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, DIG ट्रैफिक कराची। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।